हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट है बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की यूनिट, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो भी अपना मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, तो अपन ने देखी थी कि कंडक्टिविटी की जो अपन प्रैक्टिकली डिटर्मिनेशन है वो किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए अपन ने व्हीट स्टोन्स ब्रिज की सहायता से कंडक्टिविटी को ज्ञात किया था। आज अपन देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, इनका अपन डाइल्यूशन के साथ किस प्रकार से चेंज होता है। तो अपन जानते हैं कि जनरली जो कंडक्टेंस होती है वो होती है आयंस के मूवमेंट के कारण, और ये जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो जितने ज़्यादा होंगे यदि किसी सॉल्यूशन में, तो उसकी कंडक्टेंस या चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि किसी विलयन के अंदर अपन ने उसे डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने का मतलब है अपन ने उसमें ऊपर से सॉल्वेंट डाला जिससे कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो यदि अपन ने उसे डाइल्यूट किया तो उसकी जो वियोजन की मात्रा है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे ही अपन डाइल्यूट करेंगे उसके अंदर विलायक के अणु की विलायक की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो विलय के अणुओं का वियोजन है वो ज़्यादा होगा, और आयन डाइल्यूशन के कारण दूर दूर रहेंगे तो तेज़ी से मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ने से उसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ गई, और जिससे उसकी कंडक्टेंस बढ़ जानी चाहिए। लेकिन अपन देखते हैं कि जो डाइल्यूशन है उससे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ उसके अंदर उसका आयतन, जो भी अपना विलयन था उसका आयतन भी बढ़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी बढ़ रही है और आयतन भी बढ़ रहा है, लेकिन आयंस की कंसंट्रेशन या सांद्रता की तुलना में आयतन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता है वो तन्यता बढ़ने के साथ घटेगी। अब अपन जनरली जो मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, उसकी डेफिनेशन ये देखते हैं कि एक मोल पदार्थ की जो चालकता है वही क्या कहलाती है, उसकी मोलर चालकता, और एक वन इक्विवेलेंट विलयन की या पदार्थ की चालकता है वो उसकी तुल्यांक की चालकता। तो यदि अपन ने तनुता बढ़ाई तो एक मोल पदार्थ या एक तुल्यांक पदार्थ की वियोजन के आयनों की संख्या तो बढ़ेगी, जिसके कारण उसकी मोलर चालकता या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांक की चालकता तो बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण उसकी विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, उसका मान घटेगा। इसका मतलब तनुता बढ़ाने से तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता के मान में तो वृद्धि होती है, क्योंकि आयन्स की एक सांद्रता बढ़ती है, जबकि उसकी विशिष्ट चालकता के मान में कमी होगी, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या घट जाती है। आगे प्रयोगों द्वारा देखा गया कि कुछ पदार्थ जैसे HCl है, NaCl है, KCl है, ये विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं कि इनकी मोलर चालकताओं के मान तनुता के साथ उतने अधिक प्रभावित नहीं होते जितने कि NH4OH और CH3COH के होते थे। जबकि इनमें भी एक धनायन एक ऋणायन है, इनमें भी एक धनायन एक ऋणायन है, लेकिन इनकी चालकताओं में बहुत अधिक अंतर आता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि कुछ विद्युत अपघट्य जिनकी मोलर चालकताओं के मान तनुता के साथ बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते, वे प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और जिनकी चालकताओं के मान अधिक प्रभावित होते हैं तनुता से, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। साथ ही देखा गया कि अपन तनुता बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज ऐसी आती है जब उसकी सांद्रता अत्यंत कम हो जाती है और लगभग शून्य हो जाती है। इसे अपन कहते हैं अनंत तनुता पर चालकता। तो जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू होती है या सीमित होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और इसके बाद जैसे ही अपन ने तनुता को और बढ़ाया तो उसके साथ कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस स्टेज की जो कंडक्टेंस होती है उसे अपन अनंत तनुता पर चालकता या मोलर चालकता या फिर शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता कहते हैं, और इसे लैम्डा एम इन्फिनेटिव या लैम्डा एम नोट से डिनोट करते हैं। जो एम है वो तो डिनोट कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी को, और इन्फिनिटी है वो कर रहा है अनंत तनुता या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जीरो कर रहा है उसकी जीरो कंसंट्रेशन को, जिसे अपन नोट भी कहेंगे। तो ये अपनी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ चेंज था। इसके आगे ग्राफ से भी देखा गया तो इसमें ग्राफ में भी यही आता है
कि जो अपना NaCl और HCl KCl है, इनकी जैसे अपन ने डाइल्यूशन बढ़ाया, एक बार तो तनुता के मान बढ़ते हैं, सॉरी कंडक्टेंस के मान बढ़ते हैं जैसे अपन ने डाइल्यूशन बढ़ाया, लेकिन बाद में इनके एक लिमिटिंग पोजीशन के बाद में उनकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो इसकी स्टडी ग्राफ के द्वारा भी की गई थी। उसके बाद है माइग्रेशन ऑफ आयंस या आयनों का अभिगमन। तो जनरली माइग्रेशन या अभिगमन का मतलब ही ये होता है कि गति करना। तो कोई भी यदि विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसको अपन एक परिपथ या सर्किट निर्मित किया, जैसे उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और उससे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और फिर जैसे अपन ने उसके अंदर सर्किट को, जैसे विद्युत अपघट्य के अंदर इलेक्ट्रोड लगा के अपन धारा प्रवाहित करेंगे, तो धनायन है वो कैथोड की ओर गति करते हैं और ऋणायन है वो एनोड की ओर गति करते हैं। इस प्रकार से पूरा परिपथ या सर्किट है वो अपना कंप्लीट हो जाता है, और इस कंप्लीट होने के कारण उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो आयंस का ये जो मूवमेंट है डिफरेंट, मतलब कि जो आयंस का मूवमेंट अपोजिट इलेक्ट्रोड, चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर, कि जो धनायन होंगे या कैटायंस होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और जो ऋणायन होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो जो आयंस का अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर गमन या जाना क्या कहलाता है? आयनों का माइग्रेशन कहलाता है। बाद में ये देखा गया कि अलग अलग आयंस हैं, धनायन है या ऋणायन है, जो भी हैं, उनकी जो माइग्रेशन या गतिशीलता या चाल है वो समान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सभी धनायन की समान होगी या सभी ऋणायन की समान होगी। और बराबर यदि कोई विद्युत अपघट्य है जो समान संख्या में धनायन या ऋणायन मुक्त करता है, मतलब ऐसा विद्युत अपघट्य जैसे वही HCl NaCl है, दोनों ही दो दो, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन दे रहे हैं, तो यदि समान संख्या में आयन मुक्त करने वाले पदार्थ हैं, उनके भी जो लैम्डा m0 के मान है उनके अंदर बहुत अधिक अंतर आता है। ये प्रयोगों द्वारा देखा गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो कंडक्टेंस है वो आयनों की संख्या से ज़्यादा उनकी गति पर निर्भर करती है। क्योंकि जैसे अपन ने HCl NaCl KCl इनका देखा था, तो इनमें आयंस की संख्या तो सेम है, लेकिन फिर भी इनकी जो माइग्रेशन है वो अलग अलग है, जिसके कारण इनकी कंडक्टेंस अलग अलग होती है। तो ये देखा गया कि जो आयंस की संख्या है उससे ज़्यादा जो इनकी स्पीड है या इनका माइग्रेशन टेंडेंसी है उस पर कंडक्टेंस ज़्यादा डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल NaCl और HCl, इन दोनों में दोनों ही क्या दे रहे हैं? एक एक धनायन दे रहे हैं और एक एक ऋणायन दे रहे हैं। तो इनमें नंबर ऑफ आयंस हैं वो समान है, दोनों में दो दो हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो कंडक्टेंस है वो डिफरेंट होती है। HCl की कंडक्टेंस NaCl की कंडक्टेंस से लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है। तो इससे ये देखा गया इन दोनों में, जबकि HCl की 3 गुना ज़्यादा होती है NaCl से, लेकिन वास्तव में इनमें दोनों में एक तो Cl माइनस तो दोनों में कॉमन है। तो ये देखा गया कि जो HCl है उसकी स्पीड या उसकी माइग्रेशन टेंडेंसी है वो NaCl से ज़्यादा होती है और लगभग 3 गुना ज़्यादा होती है, और इसी टेंडेंसी के कारण इनकी जो कंडक्टेंस है वो भी 3 गुना HCl की ज़्यादा होती है। तो ये जो गतिशीलता है आयंस की, ये किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो आयंस की नेचर पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे, और एक इस सर्किट में लगाए गए विभवांतर पर। जो ताप है इसको अपन ने कांस्टेंट करने के लिए या इसके प्रभाव को नेगलेक्ट करने के लिए ये किया गया कि अपन ने जो अपना प्रयोग है, जो सर्किट बनाया था, उसको अपन ने एक स्थिर तापी या थर्मोस्टेट में रख दिया, जिससे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये जो बाकी दो प्रभाव हैं, आयन की प्रकृति और लगाया गया विभव, ये माइग्रेशन ऑफ आयंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि जो विभव प्रवणता या फिर जो आयनिक मोबिलिटी है वो विभव प्रवणता से किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता होती है जो भी इलेक्ट्रोडों पे लगाया गया विभवांतर है वो बटे उन दोनों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी। इसका मतलब इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी का विभवांतर के साथ परिवर्तन, या फिर विभवांतर का विभव प्रवणता होती है इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी के साथ उन पे लगाए गए विभवांतर में होने वाला परिवर्तन। विभव प्रवणता, जहाँ पे भी प्रवणता आता है नीचे डिस्टेंस आती है। अपन ने यहाँ विभव है तो विभव 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाया जाता है, तो ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया विभव और नीचे आ जाएगा उनके मध्य की दूरी। तो इस डिस्टेंस के साथ विभवांतर में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विभव प्रवणता।
फिर अपन देखेंगे आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता किसे कहते हैं। तो यदि अपन ने 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का विभव प्रवणता लिया, यानी इतने विभव प्रवणता का जो क्षेत्र है, इसके अंदर किसी भी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उसकी आयनिक गतिशीलता। आयनिक गतिशीलता है तो वो आयन्स की होगी, और गतिशीलता मतलब उनके द्वारा दूरी या उनकी गति। तो किसी आयन के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, जबकि वो आयन 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट में उपस्थित हो, तो वो उसकी क्या कहलाती है, आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। फॉर्मूले के रूप में अपन देखते हैं कि आयनिक गतिशीलता इक्वल टू उसकी गति या स्पीड अपॉन विभव प्रवणता, यानी विभव प्रवणता के साथ उसकी गति आयनिक गतिशीलता कहलाती है। इसकी यूनिट देखेंगे तो स्पीड की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होगी वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगी यूनिट आयनिक मोबिलिटी की सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। आगे एक नोट डाला है कि जो आयनों की गतिशीलता है वो जनरली गैसीय अणुओं की तुलना में कम होती है, यानी जो आयन्स हैं उनकी मोबिलिटी है वो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनकी तुलना में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो गैसियस पार्टिकल है उनकी मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है। दूसरी जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं, पास पास होते हैं तो एक दूसरे से टक्कर करते हैं, और इस टक्कर के कारण उनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि गैसीय अणुओं में ऐसी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ये एक दूसरे से टकराकर बस अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। फिर है कि H+ और OH- है, इनकी गतिशीलता अन्य आयन्स धनायन और ऋणायन की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसी कारण इनकी चालकताएं भी क्या होती है, कंडक्टेंस भी बहुत हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी आयन है उसकी कंडक्टेंस या उसकी अपन गति देखने के लिए उसको शांता के विरुद्ध में विद्युत धारा के प्रभाव में गति करनी पड़ती है। यानी कोई भी आयन है उसकी जो मोबिलिटी है वो क्या होगी, उसका प्रवाह करना या उसका गति करना, और ये जो गति होगी ये शांता के विरोध में होगी, यानी शांता की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसके कारण इनकी गति कम होती है। जबकि जो H+ और OH- है ये क्या करते हैं, जल के एक अणु से निकल के दूसरे अणु पे एक अटैक करते हैं, जिसे अपन जंपिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ जल के एक अणु से दूसरे अणु के अंदर ये जंप करते हुए गति करते हैं, इसीलिए H+ और OH- की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि अन्य आयन्स की मोबिलिटी कम होती है। डायग्राम से भी बता रखा है। ये अपन ने एक H3O पॉजिटिव लिया है, यहाँ H2O है, यहाँ भी H2O है। यहाँ से ये एक H+ जंप करके अगले अणु के पास चला जाएगा, तो यहाँ तो बच गया H2O, और यहाँ आ गया ये H3O पॉजिटिव। इसी तरह अगली बार ये यहाँ से अगले अणु में चला जाएगा। ये डॉटेड लाइन ऐसे दर्शा रही है कि ऐसे खूब सारे अणु हैं, फिर ये अगले के पास जाएगा, फिर वो अगले के पास। तो इस तरह से इनकी गति क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। इसी तरह OH- में यहाँ H2O H2O और ये OH है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये OH है, ये इससे एक H+ लेगा, तो यहाँ से एक H+ उसके इसके पास आ गया, तो ये हो गया H2O। यहाँ बच गया अपना OH और ये H2O। इसी तरह अगले स्टेप में क्या होगा, ये एक H+ इससे ले लेगा, तो यहाँ HO। इसका मतलब ये यहाँ से जल्दी से यहाँ गति कर लिया, यहाँ से यहाँ गति कर लिया। तो इस तरह से इनकी मोबिलिटी है वो अन्य आयन्स की तुलना में बहुत अधिक होती है। ओके, थैंक यू। इसके बाद अपन इसके आगे कोलेराउस लॉ और उसकी कंडक्टेंस के ऊपर एप्लीकेशंस हैं उनकी स्टडी करेंगे।